हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जनसंख्या आज एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि ने देश और दुनिया के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इस विषय पर और जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं, इसे रोकने के उपाय किस तरीके से हमारी और सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, इससे होने वाली जो विभिन्न समस्याएं हैं, यानी कि जनसंख्या अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो इस समस्या को हमको किस तरीके से फेस करना पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं होपवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश चंद्रा। डॉक्टर राजेश, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। IBC चैनल और उसके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जनसंख्या जो वृद्धि है केवल एक आंकड़ा नहीं है। इसका जब ग्राफ बढ़ता है तो बहुत सारी समस्याओं को अपने साथ लेकर आता है। लेकिन चूंकि आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं, पिछले 38 सालों को आपको अनुभव है, चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर की बात करें चाहे निजी प्रैक्टिस की बात करते हैं, एक लंबा अनुभव आपके साथ रहा है मेडिकल फील्ड का। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि डॉक्टरी जो है ये इसको आप पेशे के तौर पर देखते हैं या फिर ये वास्तव में सेवा है? क्योंकि हमको तो लगता था कि सेवा का ही व्यवसाय था जो पूरी तरीके से व्यवसाय बन रहा है। देखिए, मेडिकल प्रैक्टिस न व्यवसाय है न ही सेवा है। यह तो तपस्या है, मानव जीवन की रक्षा के लिए की जा रही लगातार तपस्या। इसकी शुरुआत मेडिकल की पढ़ाई से ही हो जाती है। 18 से 30 वर्षों के बीच के युवा जब जिंदगी का लुत्फ उठाते रहते हैं तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हॉस्पिटल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना। उसके बाद की पढ़ाई अलग, 8 से रात 12 घंटे तो सिर्फ इसी में बिजी रहते हैं। डॉक्टर की कोई पर्सनल और सोशल लाइफ नहीं रह जाती। दुनिया की पॉलिसी है फैमिली फर्स्ट, डॉक्टर की पॉलिसी होती है पेशेंट फर्स्ट। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही डॉक्टर साहब, और यही एक कारण था मुझे लगता है जब कहा जाता है कि डॉक्टर को भगवान समझा जाता है। क्योंकि जब एक मरीज तकलीफ में होता है, किसी बीमारी से जूझ रहा होता है, तो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से डॉक्टर को भगवान की तरह से ही देखता है। किस तरीके से पेशेंट को आप लोग ट्रीट करते हैं और कैसा अनुभव रहा इन पूरे 38 सालों में, शुरुआत से लेकर आज तक आपने क्या बदलाव देखा? नहीं, देखिए, हम लोग अपने को भगवान का रूप नहीं समझते जी। हम भगवान के द्वारा भेजे गए दूत हैं जो लोगों की जीवन रक्षा में काम आते हैं, है ना। हमारे अलावा समझिए मानव जीवन की रक्षा जो है सेना और उसके सहायक फोर्स करते हैं, है ना जी। पर ये भी जब बीमार पड़ते हैं, इनको भी जब गोली लग जाती है, चोटग्रस्त होते हैं, तो इनके भी जीवन की रक्षा डॉक्टर अपने स्टाफ के साथ करता है। हमारा मूल काम ही है लोगों को की जीवन रक्षा करना और उन्हें रोग मुक्त करना जी। अगर आपके काम की मैं तुलना करना चाहूँ या ये कहूँ कि आप अपने आप की तुलना किस तरीके से देखते हैं और किससे पाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, सिर्फ सेना ही आपकी जीवन रक्षा करती है। सेना और उसके सहायक फोर्स जीतते हैं। कुछ भी हो, 55 डिग्री का राजस्थान का मरुस्थल हो या -50 सियाचिन की हो, डटे रहते हैं। और जब उनको मदद पड़ती है तो उनकी मदद भी हमारा मेडिकल स्टाफ ही करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन को कहीं से भी आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी है, सेहत है, तो जो प्रोफेशन है आपका वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। लेकिन इस प्रोफेशन में चर्चा अगर हम करते हैं, आज जो हमारा मकसद है वो ये कि जनसंख्या वृद्धि जो लाख कोशिशों के बावजूद से, हमें लगता है कि आजादी के बाद से ही जनसंख्या नियंत्रण की जो बातचीत थी वो शुरू हो चुकी थी। हम दो हमारे दो का नारा आया, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे उपाय किए गए कि जनसंख्या वृद्धि पर सरकार, राज्य सरकार या जनता जो है वो काम करे। क्या वजह देखते हैं आप कि जनसंख्या वृद्धि तमाम उपायों के बावजूद आज भी नियंत्रण में नहीं है?
देखिए, फैमिली प्लानिंग शो प्रोग्राम शुरू हुआ 1952 में, है ना। तब इसका नाम परिवार नियोजन था और इसका सिंबल था लाल तिकोन, मतलब सिर्फ 3 बच्चे लें। प्रोग्राम आगे बढ़ते गया, प्रोग्राम में लगातार आबादी बढ़ती गई। यदि आप चार्ट देखें तो 1947 में हमारी आबादी 36 करोड़ थी, जो कि 1975 में बढ़ के 75 करोड़ हो गई, 2000 में 105 करोड़ और आज हम लगभग 140 करोड़ हैं। ये इस प्रोग्राम को मूलतः 2 बार गहरे धक्के लगे। पहला 1975 में, जब आपातकाल में जबरिया नसबंदी की गई, जिसका रिजल्ट उनको पार्टी को चुनाव में हार के रूप में देखना पड़ा। अब उसके बाद उसकी रिकवरी बहुत कठिन हो गई, 2-2.5 साल तक कुछ हो नहीं सका। अब उसके बाद विधि आई 1981-82 में दूरबीन नसबंदी की, कि नाभि के नीचे एक छोटा सा छेद और उसके द्वारा ऑपरेशन और 4 घंटे में छुट्टी। ये विधि इतनी पॉपुलर हुई कि पूरा का पूरा भार नसबंदी का महिलाओं के ऊपर आ गया। दूरबीन नसबंदी का इसमें जो लोड था वो 80% था। दूसरा धक्का लगा प्रोग्राम को 2014 में। 2014 में बिलासपुर कानन पेंडारी सकरी में जो कांड हुआ, 83 ऑपरेशन हुए, इनमें से 8 महिलाओं की मौत 2 दिन के भीतर ही हो गई जी। और अगले 2-3 दिन में 5 और महिलाओं की मौत हुई। इससे पूरे विश्व में हमारे देश की बहुत बदनामी हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया। उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बना दी गई। इस कांड में सबसे जो दुर्भाग्यजनक चीज़ थी वो एलटीटी सर्जन की गिरफ्तारी की थी। एलटीटी सर्जन डॉक्टर आर.के. गुप्ता को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ चालान पुटअप कर दिया गया। इससे सारे सर्जन्स हिल गए। अब बोले हम जनहित का काम करें और उसमें कुछ हो जाए तो सीधा हमारे ऊपर आ जाए। और इसमें जो मूल वजह थी वो ऑपरेशन के बाद दी गई टेबलेट सिप्रोसिन में जिंक सल्फाइड का पाया जाना था। ये बात प्राइवेट लैब की रिपोर्ट के आने के बाद आधिकारिक तौर पर बताई गई थी, है ना। तो मृत्यु जो हुई मल्टी सिस्टम फेलियर के वजह से हुई, पर सजा मिली एलटीटी सर्जन को। दूसरे शब्दों में हम कहें तो सजा प्रोग्राम को मिली और प्रोग्राम फिर से कोलैप्स हो गया। अच्छा, ये जो जनसंख्या नियंत्रण की बात, जैसा कि आपने भी कहा डॉक्टर साहब, 1952 से लाल तिकोन के रूप में ये शुरू हो चुका था। बावजूद इसके अगर हम देखें अपने भारत जैसे देश में, एक तो हेल्थ सेक्टर के ऊपर ऑपरेशन को लेकर लोगों में एक विश्वास नहीं था कि अगर हम ऑपरेशन कराएंगे तो हमारी जान चली जाएगी या हम मर जाएंगे, या फिर हमें धर्म से जोड़ दिया गया कि अगर आप नसबंदी करा लेते हैं तो ये ठीक नहीं है, बच्चे भगवान की देन है, इसलिए बच्चे के नियंत्रण नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि जितनी हेल्थ सेक्टर में हमको जरूरत थी उतनी ज्यादा सामाजिक या जागरूकता की भी जरूरत थी कि इसका फायदा आपको ही होना है अगर कम बच्चे होंगे? दोनों ही दिशा में कार्यक्रम को मैनेज किया गया। नहीं, देखिए क्या है, आबादी जो बढ़ी है वो आप 1947 का फिगर ले और अभी का फिगर ले तो धर्म के आधार पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। है ना, सभी उसमें किया गया है। बेसिक जो प्रॉब्लम है, जो मुझे समझता है कि पढ़े लिखे समझदार अच्छे जो हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं, उनके 1 या 2 बच्चे हैं। और लोअर क्लास, वो किसी भी धर्म का हो, उनके 3, 4, 5 बच्चे होते जा रहे हैं और उससे सारा संतुलन बिगड़ गया है। तो ऐसे समय में, जैसा कि आपने भी कहा कि जहां पर जागरूकता नहीं है, शिक्षा नहीं है और आर्थिक मजबूती भी नहीं है, ऐसे समय में ऐसे लोगों को मोटिवेट करके जनसंख्या नियंत्रण में कार्यक्रम में जोड़ना, ये क्या चुनौतीपूर्ण है या फिर क्यों नहीं हम यहाँ पर काम कर पा रहे हैं? मैडम, क्या हुआ 2014 में जो कांड हुआ उसके बाद सब कुछ कोलैप्स हो गया। 2000 आप चार्ट देखें, 2014-15 में टारगेट था 2,05,000। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अचीवमेंट हुआ था 48,153, मतलब 25% से भी कम। 2016-17 में बैकलॉग जोड़ के 2,42,000 हो गया टारगेट। उसमें अचीवमेंट हुआ 79,000। 2018 में इलेक्शन था तो इसका एक अनोखा हल निकाला गया। टारगेट को 2,42,000 से कम करके 50,000 कर दिया गया और 61,000 केस करके ये बोला गया कि हमने 110% अचीवमेंट किया है। नतीजा यह हुआ कि लगातार तब से फिगर यही चल रहा है पूरे देश में भी। देश में चाहिए 80 से 84 लाख, तो हो रहा है 40 लाख के आसपास। और प्रदेश की बात करें तो करना है अपने को
50,000 के आसपास हो रहा है, 50,000 60,000। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2000 अभी जांजगीर चांपा जिले का टारगेट 1500 है। हाँ? 2008 में जब मैं नोडल ऑफिसर था और एलटीटी सर्जन था, हमने 10,000 के मैजिक फिगर को छुआ था। आज भी जरूरत जो है 10 से 15,000 के बीच टारगेट फिक्स होगा। उसका एक सिंपल सा गणित है कि जितनी भी आबादी है उसका 0.6% का स्थायी नसबंदी होना चाहिए, है ना। उसको देख ले तो ये हुआ क्या, 7 सालों में नसबंदी जो फेलियर हुआ तो देश में करीब 2 करोड़ का बैकलॉग हो गया। मतलब 2 करोड़ ऐसे दंपत्ति हैं जो बच्चा नहीं लेना चाहते, पर प्रोग्राम उनको हम सर्व नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में करीब 10 लाख का बैकलॉग हो गया और हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वजह बिल्कुल साफ है, लोगों को चाहिए दूरबीन नसबंदी, है ना। तो दूरबीन नसबंदी के लिए आपको अब डिमांड एंड सप्लाई सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा। आपको जो चाह रहे हैं लोग वो उपलब्ध कराना पड़ेगा। अब नियम इसमें बेहद कड़े कर दिए गए हैं। 30 केस से ज्यादा एक सर्जन एक दिन में कर नहीं सकता और संक्रमण रहित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो उस वजह से सब प्रॉब्लम जा रहा है जी। तो अगर नियंत्रण करना है डॉक्टर साहब तो इन सारी चीजों को देखना होगा, बजाय इसके कि आपने टारगेट तो तय कर दिया लेकिन उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो सुविधा चाहिए होगी उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत होगी। और हम चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। डॉक्टर राजेश चंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। डॉक्टर राजेश, जैसा कि आपने 1952 से लेकर आज तक की स्थिति बताई और किस विस्फोटक स्थिति में जो है वो जनसंख्या वृद्धि हो रही है और इसका परिणाम हर आदमी को, हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसको रोकने का तरीका क्या है, इसके समस्या का समाधान क्या है कि हम इस पर नियंत्रण कर पाए? देखिए, जो 1975 में हुआ था दूरबीन नसबंदी ने हमें उबारा। अब भी आज भी दूरबीन नसबंदी से ही हम इसको उबर सकते हैं। सरकार के नियम कायदे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानते हुए मैंने एक प्रोसीजर को मॉडिफाई किया है। इसे वीडियो लेप्रोस्कोपी में कन्वर्ट किया है। जो सिंगल पंचर हम लोग करते थे उसमें कैमरा लगा के वीडियो लेप्रोस्कोपी से, तो इसके बेनिफिट ये हैं कि सर्जन से होने वाली चूक खत्म हो जाती है। इसमें जो पहचानने में भूल हो सकती है। दूसरा, ओटी के अंदर और सारे लोग उसको देखते हैं, तो यदि आपसे चूक हो रही तो दूसरा कोई पकड़ लेता है। अब प्रोसीजर में क्या है, इसमें स्पीड गवर्नर लगा हुआ है। एकदम जल्दी जल्दी नहीं किया जा सकता कि 1 घंटे में 50 केस कर लिए, इसमें टाइम लगेगा, है ना। तो इस प्रोसीजर पे आधारित मेरा जो एक्शन प्लान है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, सरकार जो चाहती है, सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की संक्रमण रहित, सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से नसबंदी की जाती चाहिए। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि के पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये तो बहुत ही निजी मामला है कि दंपति को अपना जो बच्चा है वो खुद प्लान करना है या खुद डिसाइड करना है। क्या ऐसे कारण आप देखते हैं और क्या इसका असर पड़ता है फिर समाज पर, लोगों पर? आप कितने बच्चे लेना चाहते हैं ये आपका निजी मामला जरूर है। हाँ। हम अपेक्षा तो करते हैं सरकार से, हमारे लिए सरकार ये करे वो करे, पर अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। हमें भी 1 या 2 बच्चे लेने चाहिए जिनका हम अच्छे से पालन पोषण कर सकें, अच्छे से पढ़ा लिखा सकें और कुछ बना सकें। आफ्टर ऑल जो लोड है वो सरकार के ऊपर आता है, इनके खाने का, इनके शिक्षा का, इनके लिए वो अभी जैसे कोरोना संकट आया, कोरोना संकट में हमारे करीब 1,500 डॉक्टरों ने अपने जीवन का बलिदान किया लोगों का इलाज करते हुए। प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक के लिए 80 करोड़ लोगों का राशन पानी की व्यवस्था की। एक तरीके से स्वीकार कर लिया गया कि आपदा के इस समय में 80 करोड़ लोग के पास खाने पीने तक का सामान नहीं, बिल्कुल, है ना। अरे आबादी बढ़ते जाएगी, 80 से 100 होगा, 100 से 125 होगा। नियंत्रित यदि नहीं किया गया तो रोजगार का भी संकट आएगा। आधे 50% लोग जो है 25 वर्ष से नीचे हैं। हर साल 18 वर्ष की उम्र में 2.5 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं। इनमें से 1 करोड़ 40 लाख को रोजगार की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से होगा ये, कैसे करेंगे? तो इस जनसंख्या जो विस्फोट होगा उसका नुकसान केवल आंकड़ों में नहीं होगा, उसका असर दूसरी सारी चीजों पर भी होगा। इसका मतलब यही है डॉक्टर साहब, तो इसको समाज पे असर पड़ेगा क्योंकि रहने की जगह कम पड़ जाएगी। पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचेगा, उसको काट के रिहायशी इलाके बनाएंगे तो पूरी जो व्यवस्था है समाज की या प्रकृति की वो भी गड़बड़ा जाएगी। डॉक्टर साहब, इतने महत्वपूर्ण चीजों को रोकने के लिए आपको लगता है कि कुछ कारगर उपाय करने की जरूरत होगी? हाँ, देखिए क्या है जो मुझे समझता है कि देश प्रधानमंत्री की सुनता है
और प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री की सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री, ये सिर्फ 7 राज्यों की समस्या है, बाकी सारे स्टेट में काम ठीक चल रहा है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जी। पूरा सिस्टम यदि एकजुट हो जाए तो हम निश्चित ही टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जनसंख्या को न केवल नियंत्रित किया जा सकता है, उसे कम भी किया जा सकता है। तो जरूरत है मिलजुल के काम करने की। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट देखें आप, हेल्थ के ऑफिसर हैं, हर साल किसी न किसी चीज में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलता है। सारे प्रोग्राम में हम आगे हैं, चाहे टीकाकरण हो, चाहे मलेरिया नियंत्रण हो। सिर्फ फैमिली नसबंद जो है जनसंख्या नियंत्रण में पीछे चल रहे हैं, उसमें मिलजुल के करें तो हो जाएगा। उसके लिए नई सोच की जरूरत है और नए तरीके से अपन काम करेंगे जी। अब आप उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। कुछ समय पहले तक कोई ये सोच नहीं सकता था, 10 साल पहले तक, कि पूरे शहर में फैली गंदगी, सड़क किनारे पार्टी करते लोग बंद किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी आए, स्वस्थ भारत का उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, तो आज सब कुछ नियंत्रित है। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि सरकार गोबर भी खरीदेगी और उससे खाद बना के ऑर्गेनिक उसको खेती को प्रमोट किया जा सकेगा, पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया। बिल्कुल, हम तो इस दिशा में सोचना होगा डॉक्टर साहब हमको। चूंकि चापा में आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और आप बहुत ही समर्पण भाव से इस फील्ड में हैं, मुझे लगता है व्यक्तिगत अनुभव भी हमारे दर्शकों से साझा करना चाहिए आपको। हाँ, देखिए चापा जो है एक बड़ा मेडिकल हब है। करीब 25 लाख की ग्रामीण आबादी चांपा पे निर्भर है। चांपा जो है, मैं 94 में वहां गया और उसके बाद से हम लोग लगातार वहां काम कर रहे हैं। चांपा को हमने इकोनॉमी पैकेज पे इस्टेब्लिश किया है ना। इसमें हमारे मार्गदर्शक थे डॉक्टर जी.के. नायक, जो बहुत ही कम पैसों में लोगों का इलाज करते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हुए हमने सारे चीजों का इकोनॉमी पैकेज बनाया। सरकारी रेट से भी कम रेट पे हमारे जनरल पैकेज है और रायपुर से रेट की तो तुलना नहीं की जा सकते, उससे तो 1/3 रेट पे हमारे यहाँ काम होता है। हमको मरीज को ठीक करना है ना। पैसा तो भाई हमारी आजीविका है, पैसा तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, महत्वपूर्ण चर्चा तो हमने की डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो पूरा नसबंदी का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे इस वक्त हमारे दर्शकों को? नहीं, ये देखिए क्या, दूरबीन नसबंदी बहुत पुरानी प्रोसीजर है, उसको मैंने मॉडिफाई किया है। आप वीडियो में देख सकते हैं, पहले मैंने एक तरफ की ट्यूब पे रिंग लगाई, फिर दूसरे तरफ की ट्यूब पे रिंग लगाई। अब बहुत सिंपल प्रोसीजर है, पेशेंट तुरंत 4 घंटे में घर जा सकता है और कर सकते हैं। जो निर्धारित वो है, वो करें, मापदंड है, उसके अनुसार सब होगा और किया जा सकता है। बस क्या है, प्रधानमंत्री और 7 राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरी सरकारी मशीनरी को इसमें भिड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये वीडियो भी हम अपने दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर ये कैसे किया जाता है। दिखाएंगे क्या? ये देखिए, मैंने दाहिने तरफ की ट्यूब पकड़ी, उस पर रिंग लगाई और बाएं तरफ की ओर गए, ट्यूब को आइडेंटिफाई किया, उसे कैच करके उसके ऊपर रिंग लगाई गई। बिल्कुल, तो ये बहुत ही आसान तरीके से डॉक्टर साहब आपने बताया कि आप तो वीडियो के माध्यम से बहुत आसान तरीके से हो रहा है। आपको लगता है कि इस दिशा में अगर हम काम करते हैं तो और एक नई सोच के साथ अगर हम जाते हैं तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण पर हम काम कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, बहुत अहम वक्त आपने दिया। थैंक यू। तो बढ़ती आबादी केवल किसी व्यक्तिगत समस्या की ओर इशारा नहीं करती, ये इशारा करती है वैश्विक स्तर पर, क्योंकि अगर देश की जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती रही तो इसके परिणाम भी हमें ही झेलने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि वक्त रहते हम अपने परिवार का नियंत्रण कर लें। नमस्कार।